तो लिखो ऑर्डर सेम वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन अ बैटिंग लाइनअप ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, लिखो इन अ बैटिंग लाइनअप ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रोहित वॉन्ट्स। सर हाँ बोलो। सर आप सिर्फ 2 मिनट रुक सकते हो क्या, क्योंकि हमें पता नहीं था कि मतलब ऑनलाइन क्लास होने वाली है। हम सेंटर पे तो नहीं आया हूँ मैं आज, है ना। सर तो हमें वो पता ही नहीं था, तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। तो किया वो आवाज कैसे आ रही फिर तेरी? हाँ आवाज बोल तो रहा है तू। सर, लेकिन वो दूसरे डिवाइस से बोल रहा हूँ, मैं अभी खुद के इससे कर रहा हूँ ज्वाइन। हाँ ठीक है ठीक है, रुकता हूँ 1 मिनट, जल्दी करो। हाँ भेजता हूँ, थर्सडे एंड फ्राइडे का वीडियो लेक्चर भेज देता हूँ, आज भेज दूंगा। हो गए क्या ज्वाइन? हाँ सर, हो गए सर। चलो ठीक है। क्या 2 लोग एक साथ कर रहे हो क्या, ओजस एंड? 4 लोग हैं सर। 4 लोग, ठीक है। अब वो गैप बहुत आधे घंटे का रहता है ना, वो क्लास खत्म हुई 9:10 पे पहली, वहां पे आना ही नहीं हो पाया। ओके सर। तो लिखो इन अ बैटिंग लाइनअप ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इन अ बैटिंग लाइनअप ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम in a batting lineup of Indian cricket team, Rohit wants to bat before Kohli and Kohli wants to bat before Dhoni. Kohli wants to bat before Dhoni. Then find the number of ways. Find the number of ways by which Indian cricket team can bat. Indian cricket team can bat. Indian cricket team of 11 players can bat. In a batting lineup of Indian cricket team, Rohit wants to bat before Kohli and Kohli wants to bat before Dhoni. Then find the number of ways by which Indian cricket team can bat. Indian cricket team of 11 players can bat. हाँ सही है अभिषेक। यश गलत है, उसमें कुछ तो मिसिंग है, सोचो थोड़ा। हाँ सही है कौशल।
और किसी का? आप सही है यश। गलती है उसमें एक अनुष्का। 11C3 के बाद भी कुछ आएगा। पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को बैटिंग करवानी है ना, सिर्फ उन तीनों को थोड़ी। आर्या सही है। 7 आएगा या 8 आएगा वहां पे देखो अनुष्का। सही है, बाकी लोग सही है। तनीषा सही है। आयुष वो 8 फैक्टोरियल है बेटा, ठीक है। यस सर। और किसी का आ रहा है? सही है मल्हार। ऑर्डर ऑर्डर सेम रखने वाला क्वेश्चन है, ये पहले हमें पता चलना चाहिए। अब रोहित कोहली के पहले बैटिंग करना चाहता है, कोहली धोनी के पहले। उनकी पोजीशन क्या होगी वो हमें नहीं पता है। रोहित पहले पोजीशन पे आ सकता है, कोहली 5th पे, धोनी 11th पे, ऐसा भी हो सकता है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी बैटिंग लाइनअप रहेगी उसमें रोहित पहले होना चाहिए, फिर कोहली एंड देन धोनी होना चाहिए। तो इन तीनों की ऑर्डर हमें सेम रखनी है। तो यहाँ पे कितने प्लेसेस है? 11। तो उसमें से रोहित कोहली धोनी इनके लिए 3 प्लेसेस चाहिए होंगे। टोटल 11 प्लेसेस है बैटिंग करने के लिए, तो 3 प्लेसेस चाहिए होंगे। तो 11 में से 3 प्लेसेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब उन 3 प्लेसेस पे रोहित कोहली धोनी इनकी अरेंजमेंट होगी एक तरीके से, क्योंकि ऑर्डर हमें सेम रखना है। एंड बाद में बचते हैं 8 प्लेयर्स एंड 8 पोजीशंस। 8 प्लेयर्स एंड 8 पोजीशंस, तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 8 फैक्टोरियल। क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें हमें ऑर्डर सेम रखनी थी, तो पहले वो रोहित कोहली धोनी को बैठाने के बारे में सोचना है बैटिंग लाइनअप में। तो 3 प्लेसेस की जरूरत है, तो 11 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट होगी एक तरीके से उन 3 प्लेसेस पे, क्योंकि ऑर्डर सेम रखनी है। एंड बाकी 8 प्लेयर्स 8 पोजीशंस, तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट होगी 8 तरीके से। तो इतनी बैटिंग लाइनअप पॉसिबल हो सकती है इंडियन क्रिकेट टीम की, या इतने तरीके से वो बैटिंग कर सकते हैं। जिसमें रोहित कोहली के पहले आएगा, कोहली धोनी के पहले आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज करता, रोहित कोहली धोनी वांट्स टू बैट one after another in the same order, one after another in the same order, तो आंसर क्या रहता? तो आंसर क्या रहता? मतलब एक के बाद एक आने चाहिए। अब एक के बाद एक आने चाहिए और उसी ऑर्डर में आने चाहिए। तो आंसर रहता है इसका 9 फैक्टोरियल। उसमें वो एक यूनिट मान के चलते हैं हम, रोहित कोहली धोनी का एक यूनिट मान के चलते, बाकी बचे 8 प्लेयर्स, ठीक है। तो इसको एक यूनिट मानेंगे, बाकी 8 मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट के टर्म्स में बात करें तो 9। तो उनकी आपस में अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल। अब इनकी आपस में अरेंजमेंट हम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन रखनी है।
रोहित कोहली धोनी की, तो वो है, तो 9 फैक्टोरियल। ये भी क्लियर है? yes sir, वहां पे ऑर्डर भी सेम रखनी थी तनीषा, ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पकड़ने पड़ेंगे वहां पे। अब तुमने लिख दिया 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, गलत हो गया क्योंकि तुमने ऑर्डर के बारे में सोचा ही नहीं, तुमने इनको भी आपस में अरेंज करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देयर आर 7 married couples there are 7 married couples in the party such that in the party, and they handshake with each other, and they handshake with each other then find the number of handshakes possible between them such that no husband and wife handshake with each other. No husband and wife handshake with each other. There are 7 married couples in a party and they handshake with each other, and find the number of possible handshakes between them such that no husband and wife will handshake with each other. और राइट हैंड से हैंडशेक कर रहे, इतना ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ, दो लोगों के बीच में एक ही होगा, ठीक। ये नहीं कि राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट पकड़े जा रहे हो, ऐसा नहीं। रिस्पेक्टिव कपल और एनी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तनिषा, डाउट क्या है तुम्हारा एक्चुअली? हाँ, रिस्पेक्टिव कपल के ही ना, वो रिस्पेक्टिव कपल के तो हस्बैंड वाइफ कहलाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि उधर मतलब उधर वाला हस्बैंड इधर वाली वाइफ, तो आपस में थोड़ी उनको हस्बैंड वाइफ कह सकते, थोड़ा सोचो, नींद में हो क्या? आशीष कौन आ गया रहा तुम्हारे इसमें? अंशु, ओम, ओजस, आशीष। हाँ, ये सही आंसर है आर्या। सही है तनीषा। उल्टा जाओ, उल्टे तरीके से। पहले तो एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है वो देख लो, ठीक है, और हमारे पास लोग कितने हैं वो देख लो फिर।
हाँ सही है अभिषेक। तो ये देखो हमारे पास क्या टोटल 14 पीपल है वहां पे पार्टी में। पार्टी में टोटल 14 पीपल है, उसमें से अगर हम टोटल हैंडशेक की बात करते तो वो कितने आ जाते 14C2। लेकिन इसमें बोला गया है नो हस्बैंड एंड वाइफ विल हैंडशेक विथ ईच अदर। नो हस्बैंड एंड वाइफ विल हैंडशेक विथ ईच अदर, तो क्या हो जाएगा टोटल ऐसे कितने हैंडशेक होंगे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में? 7। 7C2। तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर हम हैंडशेक्स की बात करते हैं तो टोटल 7 ही पॉसिबल है। तो 14C2 में से उस 7 को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वो 7C2 नहीं होगा क्या? 7C2 क्यों? सर क्योंकि वो भी मतलब पॉसिबल हैंडशेक दो ही हो सकते हैं ना उन दोनों। अरे अब वो मैं कपल्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे जैसे ये वाइफ, ये हस्बैंड, फर्स्ट हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है, ठीक है। और तनिषा का कहना क्या था? रिस्पेक्टिव हस्बैंड वाइफ, मतलब वो रिस्पेक्टिव कहाँ से आ गया? हस्बैंड वाइफ मतलब यही दोनों आपस में होंगे, ठीक है। इन दोनों को थोड़ी कह सकते हैं, ठीक है। यही बोल रहे थे ना तुम? यही डाउट था शायद तुम्हारा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 2 लोगों की हमें जरूरत है हैंडशेक के लिए, हमारे पास 14 है टोटल। तो 14 में से 2 सेलेक्ट कर ले तो इतने हैंडशेक पॉसिबल होंगे। अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कितने होंगे? ये देखो इनके बीच में एक होगा, इनके बीच में एक हैंडशेक होगा, इनके बीच में एक होगा, ऐसे ही टोटल 7 हैंडशेक्स होंगे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। और हमें बोला गया है यस कि सर। नो हस्बैंड एंड वाइफ विल हैंडशेक विथ ईच अदर। तो हमें 7 को उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। वहां पे 7C2 कहाँ से आ रहा है? ठीक है। यस सर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। नेक्स्ट, there are 7 married couples. There are 7 married couples. Then find the number of mixed double matches of tennis. Mixed double matches of tennis possible between them. Find the number of mixed double matches of tennis possible between them such that no husband and wife will play in the same game. No husband and wife will play in the same game. एक ही गेम में नहीं खेल सकते हैं। पहले तो मिक्स डबल कैसे होते वो सभी लोगों को पता होना चाहिए, पता है कि नहीं? सानिया मिर्जा, याद करो, जितने भी मेडल्स वगैरह मिक्स डबल ही आप इसमें ही आए हुए हैं। मतलब एक टीम दूसरी टीम, एक टीम में एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट रहेगा, ऐसे दूसरी टीम में भी होगा, और उनके बीच में जो मैच होती है उसको मिक्स डबल कहते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में टोटल कितने मिक्स डबल मैचेस पॉसिबल होंगे जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ सेम गेम में नहीं खेल रहे होंगे, वो बताना है हमें।
सेम टीम में नहीं, सेम गेम में। तो पहले तो मिक्स डबल के मैच के लिए कितने लोगों की जरूरत है उसके बारे में सोचो। जैसे हैंडशेक्स के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत थी, ऐसे मिक्स डबल के लिए किसकी जरूरत है वो सोचो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? There are 7 married couples. Then find the number of mixed double matches of tennis. Mixed double matches of tennis possible between them, such that no husband and wife will play in the same game. गलत है मल्हार। यश गलती है उसमें। वो सोचा तो सही है, 7C2 5C2 सही सोचा है, उसके बाद भी कुछ एक आता है देखो, उसके बाद भी कुछ आएगा। नहीं तनिषा गलत है। नहीं कौशल, हाँ गलत है। आ रही है यहाँ पे देखो, चलो अब 7 मैरिड कपल से उसका मतलब उसमें 7 मेल होंगे 7 फीमेल्स होंगी, और एक मिक्स डबल की हमें मैच उनके बीच में, मतलब मिक्स डबल के मैचेस कितने पॉसिबल होंगे उसके बारे में बात करनी है। तो एक मिक्स डबल के मैच के लिए कितने मेल कैंडिडेट्स की जरूरत होगी? 2। एंड कितने फीमेल? 2। और हमारे पास कितने अवेलेबल है? 7। तो हम क्या करेंगे, इससे ये 1 से 7 हस्बैंड से और उनकी वाइफ, ठीक है। तो 2 मेल कैंडिडेट की और 2 फीमेल कैंडिडेट की जरूरत है। तो मेल कैंडिडेट तो हमारे पास 7 अवेलेबल है, तो हम 7 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, जब हम फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट करने जाएंगे, क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन क्या है कि नो हस्बैंड एंड वाइफ विल प्ले इन द सेम गेम। तो ये बताओ, मान लो जैसे 7C2 हमने जो सेलेक्ट किया उसमें H1 H2 आ रहा है, तो जब हम फीमेल्स को सेलेक्ट करने जाएंगे, फीमेल कैंडिडेट्स को, तो क्या W1 W2 ले सकते हैं क्या? नहीं, W1 W2 नहीं ले सकते हैं।
तो फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने ऑप्शंस बचते हैं? 5। जैसे मेल में से कोई भी 2 हमने सेलेक्ट कर लिए तो उनके रिस्पेक्ट उनकी करस्पॉन्डिंग वाइफ तो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तो बाकी बची हुई तो कितने में फीमेल कैंडिडेट से 5, तो उसमें से हमें कितने चाहिए? 2। तो ये तो हो गए कैंडिडेट सेलेक्ट करना, 2 मेल कैंडिडेट 2 फीमेल कैंडिडेट। अब उनके बीच में मिक्स डबल के कितने मैचेस होंगे वो भी हमें सोचना पड़ेगा, है ना। अब ये मेल कैंडिडेट है, ठीक है, ये 2 मेल कैंडिडेट और ये फीमेल कैंडिडेट है, इनके बीच में मिक्स डबल के बताओ कितने मैचेस हो सकते हैं? मिक्स डबल के कितने मैचेस हो सकते हैं? सोच समझ के बताओ थोड़ा। 2 मिक्स डबल के 2 मैचेस हो सकते हैं। एक तो क्या हो जाए, इन दोनों की टीम बन जाए, इन दोनों की टीम बन जाए, तो एक मैच हो गई, है कि नहीं। इन दोनों की एक टीम और इन दोनों की एक टीम, एक मैच हो गई। या तो ऐसा हो जाए एक टीम में एक मेल एक फीमेल चाहिए होगा ना, इन दोनों की एक टीम बने और इन दोनों की एक टीम बने, तो और एक मैच हो गई। तो इसका मतलब 2 मेल और 2 फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बाद उनके बीच में कितने मैचेस होंगे? 2 मैचेस होंगे। तो इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। बोलो। यस सर। ये क्लियर है क्या बताओ? अब इसमें उल्टे तरीके से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, उल्टे तरीके से जाना थोड़ा मुश्किल है। तुमने चलो ठीक है सही किया आप कुछ लोग यहाँ तक, तो चलो ठीक है 7C2 7C2, ठीक। अब उनके बीच में मैचेस कितने होंगे? तो इंटू 2 करना भूल गए तुम लोग पहली बात। अब माइनस किसको करना है? माइनस किसको करना है? तो इसमें एक काम करना था, जैसे 7 मैरिड कपल्स है तो एक मैरिड कपल वहां पे प्रेजेंट है, वो लेके चलना था 7C1, एक मैरिड कपल वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी मिक्स डबल की मैच होने वाली उसमें एक मैरिड कपल प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 कैंडिडेट्स हमारे आ चुके हैं। अब बाकी कैंडिडेट्स आना बाकी कौन से हैं? एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट आना बाकी है। मेल कैंडिडेट्स कितने बचे हैं? मेल कैंडिडेट्स कितने बचे हैं? 6। 6। तो 6 में से एक मेल कैंडिडेट, 6 फीमेल कैंडिडेट्स, तो 6 में से एक फीमेल कैंडिडेट, तो वो लेना पड़ेगा। उनके बीच में मैचेस 2। अभी भी गलती है इसमें। अभी जैसे मान लो 7C1 में हमने H1W1 को सेलेक्ट किया एंड ये 6C1 उसमें हमें H2 एंड W2 मिल रहा है, मिल सकता है। जो बाकी बचे हुए हस्बैंड्स एंड बाकी बची हुई वाइफ से उसमें हमें 6C1 तरीके से एक चाहिए होगा एंड एक मेल चाहिए होगा एंड 6C1 तरीके से एक फीमेल चाहिए होगा, तो उसमें ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि 7C1 में ये आ जाए एंड 6C1 इंटू 6C1 में ये आ जाए, मतलब एक केस को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वजह से उल्टे तरीके से जाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, तो सीधे बढ़ जाओगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। मैं उससे बताना ही नहीं चाहता हूँ, मैं उससे, मैं तो तुम्हें यही इसी तरीके से बोलने वाला हूँ, यही सोचो तुम। अब उसमें क्या है, जैसे हमने 7C1 लिया, मतलब एक मैरिड कपल, ये मैरिड कपल के लिए है, एक कपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि टोटल में से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा? जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ सेम गेम में खेल रहे होंगे उसको माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, एक गेम में एक हस्बैंड एंड वाइफ प्रेजेंट है वो लेके चल लेंगे, तो 7C तरीके से वो मैरिड कपल ले लिया, मतलब एक फीमेल एक मेल आ गया। फिर उसके बाद मैच तो उनके बीच में मिक्स डबल की होनी चाहिए, तो एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट आना चाहिए। तो 6 मेल कैंडिडेट बचे 6 फीमेल, तो 6C1 इंटू 6C1 तरीके से उनको सेलेक्ट कर लिया, उनके बीच में मैचेस से 2। लेकिन अभी भी इसमें गलती ये है कि जैसे 7C1 की हम बात करते हैं तो उसमें H1W1 आ रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। H2W2 भी आ सकता है, H7W7 भी आ सकता है। तो 7C1 में H1W1 आ रहा है,
और हमने जो 61 एंड 61 लिया है उसमें H2W2 भी आ सकता है कि नहीं? इसमें हम लेके चल रहे H1W1 और इसमें लेके चल रहे H2W2, मीन्स ये एक केस आ चुकी है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो 7C1 है उसमें हमें W2 H2W2 मिल जाए एंड 61 एंड 61 के थ्रू हमें ये मिल जाए, मीन्स ये वाली केस 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी माइनस तो किया है, कुछ ऐड करके भी लिखना पड़ेगा आगे, तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड था, तो उल्टे तरीके से नहीं जाना था इसमें। इसका खास ध्यान रखना पड़ता है रिपीटेशन का। ये फाइनल आंसर है, यही है। मिक्स डबल के मैच के लिए 2 मेल कैंडिडेट्स की जरूरत, 2 फीमेल कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो मेल कैंडिडेट्स हमने सेलेक्ट कर लिए 2। अब उनके करस्पॉन्डिंग जो उनकी वाइफ्स रहेगी उनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नो हस्बैंड एंड वाइफ विल प्ले इन द सेम गेम। तो बाकी बचे हुए में से 5 में से हमें 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 फीमेल कैंडिडेट्स आ गई। अब 2 मेल 2 फीमेल हो गए, उनके बीच में 2 मैचेस होंगे। एक तो इन दोनों की टीम बन जाए और एक इन दोनों की टीम, तो एक मैच। एक इन दोनों की टीम और एक इन दोनों की टीम, तो दूसरी मैच। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो नेक्स्ट अब फाइंड द total number of words formed by using find the total number of words formed by using all the letters of the word history such that word start with vowel either start with vowel और एंड विथ वॉवेल। अच्छा, वॉवेल 2 ही है ना? वॉवेल 2 ही है तो इसमें कंसोनेंट्स कर दो वॉवेल की जगह पे, कंसोनेंट। ठीक है, वॉवेल की जगह पे कंसोनेंट्स करो। और एंड कंसोनेंट। ठीक है, सर हाँ। सर आप वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन फिर से बता सकते हो? फाइंड द Find the total number of words we form by using all the letters of the word history such that word starts with consonants, word ends with consonants, word either start with consonants or end with consonants। फिर और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वर्ड्स
चौथे पार्ट में इतने 3 तो सॉल्व करने लग जाओ तुम लोग। चौथा पार्ट सोचता हूँ मैं क्या देना पड़ेगा। Such that is present. बताओ जल्दी। Words start with consonants, words end with consonants, words either start with consonants or end with consonants. एंड फोर्थ में है ये स्टोरी वर्ड, ये प्रेजेंट होना चाहिए उन वर्ड्स में। तो पहले का आंसर देख लो, पहले में क्या है, वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट्स, तो टोटल कितने लेटर का वर्ड बनने वाला है, 7। हमारे पास कंसोनेंट्स कितने हैं, 5। तो ये बताओ पहली पोजीशन को कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 5। अब इस पहली पोजीशन को फील करना हो गया, मतलब यहाँ पे कंसोनेंट आ चुका है। अब बाकी बचे 6 पोजीशंस एंड 6 लेटर्स, तो कितने तरीके से उनकी वहां पे अरेंजमेंट होगी, 6 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 into 6 फैक्टोरियल। क्लियर है ये पहले का? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये पहले का हो गया। सेकंड का क्या है, वही है क्या सेकंड का? सेम आंसर है सर। सेम आंसर है, क्योंकि इसमें क्या फर्स्ट की जगह पे लास्ट, इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 5। कि हमारे पास 5 ही कंसोनेंट्स है और लास्ट पोजीशन को हमें कंसोनेंट से ही फील करना है, क्योंकि बोला क्या गया है, वर्ड्स एंड विद कंसोनेंट्स, तो लास्ट पोजीशन पे कंसोनेंट आना चाहिए। तो 5 तरीके से यहाँ पे हम इसको फील कर सकते हैं। बाकी 6 पोजीशन बची है एंड 6 लेटर्स, तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर भी 6 फैक्टोरियल इंटू 5। अब उसके बाद थर्ड पार्ट का आंसर बताओ, थर्ड का, 3 फैक्टोरियल। थर्ड का बताओ। हमें क्या बोला गया, words either start with consonants and end with consonants, or either start with consonant or end with consonants। तो ये देखो, जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें चाहिए, आइदर और है ना, जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे वो तो हमें चाहिए थे, यहाँ पे सी लिख देता हूं मैं। जो कंसोनेंट से एंड हो रहे हैं वो भी हमें चाहिए,
लेकिन इसमें अगर हम मान लो इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर कितना है 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना है 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो इतना काफी है, या इसमें कुछ केसेस को हम दो दो बार काउंट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? सोच समझ के सर बताओ। इसमें ओकेन भी ऐड करने पड़ेंगे यस ना। सर, कुछ केसेस रिपीट हो रही है। यस सर। इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे कोई वर्ड अगर मान लो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कंसोनेंट से एंड भी हो सकता है, पहले वाले की बात करते हैं, मतलब इसमें क्या ऐसे केसेस इंक्लूडेड है क्या जिसमें वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा और कंसोनेंट से एंड हो रहा होगा? यस सर। ऐसे वर्ड्स इंक्लूडेड है। एंड सेकंड में कंसोनेंट से तो एंड करवाना ही है, क्या इसमें ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट है क्या जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे? यस सर। सोच समझ के बताओ। पहले वाले में हमें स्टार्टिंग कंसोनेंट से करवानी थी, वो तो हमने देख लिया कितने वर्ड्स आते हैं 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, लेकिन ये जो 5 इंटू 6 फैक्टोरियल है उसमें ऐसे वर्ड्स भी इंक्लूडेड है जो कि कंसोनेंट से एंड हो रहे होंगे। एंड जब सेकंड की बात करते हैं हमें उसको कंसोनेंट से एंड करवाना था, तो ये उसका आंसर है। अब इसमें ऐसे वर्ड्स इंक्लूडेड रहेंगे जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, मतलब जो वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एंड कंसोनेंट से एंड हो रहा है, उनको हमने कितनी बार काउंट किया यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो एक बार क्या करना पड़ेगा माइनस, है कि नहीं? एक बार माइनस करना पड़े, वो यूनियन की तरह सोचो, यूनियन का क्या होता है एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब जो दोनों में प्रेजेंट है ऐसे वर्ड्स है यहाँ पे, मतलब जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं कंसोनेंट से एंड हो रहे हैं वो दोनों में प्रेजेंट है, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही तो करना है यहाँ पे भी। अब ऐसे वर्ड्स हमें चाहिए जो क्या हो रहे होंगे, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे एंड कंसोनेंट से एंड हो रहे होंगे। तो इसको फील करने के तरीके कितने हैं 5, इसको फील करने के तरीके 4, क्योंकि एक कंसोनेंट यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। 5 तरीके से इसको फील कर सकते हैं, एक कंसोनेंट यहाँ पे आ गया, अब लास्ट पोजीशन पे देने के लिए 4 कंसोनेंट से तो इसको 4 तरीके से फील कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा 5 इंटू 4 इंटू बाकी बची 5 पोजिशन, वहां पे 5 लेटर्स आएंगे, कितने तरीके से अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। क्लियर? क्लियर है क्या बताओ? सर ये लास्ट Yes, बता sir. सकते हो आप फिर से? हाँ, ये लास्ट स्टेप बता सकते हो आप सर फिर से? कौन सी? सर 5 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल की वो। पहले ये माइनस क्यों कर रहे हैं वो क्लियर हो गया क्या? यस सर। क्योंकि ऐसे वर्ड्स हम दो दो बार काउंट कर रहे होंगे, तो इसमें पहली पोजीशन पे कंसोनेंट आना चाहिए एंड लास्ट पोजीशन पे भी कंसोनेंट आना चाहिए। हमारे पास कंसोनेंट्स कितने हैं बोलो? 5। 5 कंसोनेंट्स है, तो पहली पोजीशन को एंड लास्ट पोजीशन को फील करने के बारे में पहले सोचना है। तो 5 कंसोनेंट्स है, तो पहली पोजीशन को कितने तरीके से फील कर सकते हैं 5। 5। अब उन 5 में से एक कंसोनेंट वहां पे चला जाएगा, तो बचे कंसोनेंट्स कितने 4, तो लास्ट पोजीशन को कितने तरीके से फील कर सकते हैं 4। 4। अब बाद में 5 पोजीशन बची और कितने लेटर्स बचे 5, 5। ठीक है, तो उतना उसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। तो माइनस क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। देखो जल्दी।
हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ वाले का आंसर क्या आ रहा है, जिसमें जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें ये वाला दिखना चाहिए, हमें स्टोरी दिखनी चाहिए। तो इनको क्या करेंगे, इन पांचों लेटर्स को एक यूनिट मान लेंगे, है कि नहीं। और जैसे अभी वो बाद में मैंने बताया था ना, कोहली, रोहित कोहली, धोनी, सेम उसी तरीके का तो एग्जाम्पल है। अगर मान लो एक के बाद एक उनको बैटिंग करनी होती तो कैसे होता है, वैसे यहाँ पे STORY इनको एक साथ एक यूनिट मान लेंगे। बाकी बचे कितने, अब कौन से बचे, दो, एक H बचा होगा और एक I, ठीक है। तो HI, तो ये तीन ही ऑब्जेक्ट्स है, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनकी आपस में अरेंजमेंट मत करवा देना, ठीक है, क्योंकि अगर इनकी आपस में अरेंजमेंट करवा दोगे तो वो दिख ही नहीं पाएगा हमें वर्ड में। तो 3 फैक्टोरियल आंसर है इसका सिर्फ। क्लियर? यस सर। तो कितने लोगों को क्लियर है अब ये एग्जाम्पल? डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 1 2 3 अप टू n। n के टर्म्स में बात कर लेते, चलो n 1 2 3 अप टू n, and B is subset of A and C is subset of A. Then find the number of sets B and C are possible such that नो रेस्ट्रिक्शन। पहले इसमें B एंड C दोनों के दोनों बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, नो रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड में है B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। या तो ऐसे लिख लेना, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट B एंड C। ऑर्डर्ड पेयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फिर उसके बाद है ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर्स एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर्स एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, जैसे ये A, B है, ठीक है, या B, A है। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं तो ये दोनों सेम नहीं माने जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग है। लेकिन हम अनऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं
5th पार्ट में वो अनऑर्डर्ड पेयर ही लिखने वाला हूं मैं। अनऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं तो ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे, a कॉमा बी लिखो या b कॉमा a लिखो, एक ही बात है अगर अनऑर्डर्ड पेयर्स है तो। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर्स है तो a कॉमा बी एंड b कॉमा a दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये क्लियर हो गया डिफरेंस ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड के बीच का। ऑर्डर्ड मतलब a कॉमा बी एंड b कॉमा a सेम नहीं है ऑर्डर्ड में, ये लिख लो कहीं पे लिखना चाहो तो। एंड अनऑर्डर्ड में a कॉमा बी एंड b कॉमा a दोनों एक ही कहलाएंगे, उनको अलग अलग नहीं माना जाएगा, दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर्ड की बात करते हैं तो इन दोनों को अलग अलग 2 यूनिट्स माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को एक ही माना जाएगा, इनको अलग अलग यूनिट्स नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये तो हो गया ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन के बारे में देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये सेट बी बनाना है जो कि ए का क्या है, सबसेट है। एंड सेट सी बनाना है जो कि क्या है, ए का सबसेट है। थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। अब ए में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। 10। अब इन्हीं की हेल्प से हमें सेट बी एंड सेट सी बनाना है। तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए हम पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, ए के हर एक एलिमेंट के लिए हम पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं कि अगर हम उसकी हेल्प से बी एंड सी को बनाना चाहे तो क्या क्या हो सकता है। तो देख लो, 1 की हेल्प से अगर हम बी एंड सी बनाना चाहेंगे तो क्या क्या हो सकता है, वो बी में प्रेजेंट हो सकता है, या वो सिर्फ सी में प्रेजेंट हो सकता है, या वो दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है वो 1, या दोनों में प्रेजेंट नहीं भी हो। देख लो, हमें बी एंड सी बनाने हैं, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स के हेल्प से। बी एंड सी ए के सबसेट है, इसलिए इस वजह से अब ए के हर एक एलिमेंट के लिए हम पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अब जैसे 1 की हम बात करते हैं, या तो वो सिर्फ बी में रहेगा, या सिर्फ सी में रहेगा, या वो दोनों में रहेगा, या वो दोनों में नहीं रहेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है। ये समझ पा रहे हो क्या? सेट बी एंड सी बनाने की जब हम बात करेंगे तो ए के एलिमेंट से ही वो बनने वाले हैं, एंड ए के हर एक एलिमेंट के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो सिर्फ बी में रहेगा, या सिर्फ सी में रहेगा, या दोनों में रहेगा, या कहीं पे भी नहीं रहेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल बी एंड सी के कितने सेट्स बनेंगे, 4 की पावर n, 4 4 4 4 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एंड इतने उसके ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे बी एंड सी के, 4 की पावर है। ये क्लियर है क्या? यस सर। या तो फिर दूसरा जो हमने वहां पे देखा हुआ है, सेट्स एंड सेट्स में ए में एलिमेंट्स है n, तो ये बताओ उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 की पावर n, मतलब ये कितने सेट बन सकते हैं बी 2 की पावर n, है कि नहीं? और सी के लिए भी फिर कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 2 की पावर n, क्योंकि सी भी तो ए का सबसेट है, तो 2 की पावर n रहेगा, है कि नहीं? यस। अगर हम सेट्स वाले कंसेप्ट से जाना चाहेंगे, बी ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, तो कितने बी बन सकते हैं, 2 की पावर n, और कितने सी बन सकते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर n। ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो तुम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हर एक के लिए रहेगी, और फिर वहां से 4 4 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, तो वहां से जो आंसर आएगा उतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे बी एंड सी के। ऐसा भी उसको रीड कर सकते हैं। क्लियर है पहला? यस सर।
जनरली उसको ऐसे ही किया जाता है, बी कितने बन सकते हैं, सी कितने बन सकते हैं, उनका प्रोडक्ट। लेकिन जब आगे रेस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन में अगर उस तरीके से करने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी वजह से अब हम उसको कैसे रीड करेंगे, इस तरीके से कि हर एक एलिमेंट के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है। तो कितने बी एंड सी के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, 4 की पावर है, क्योंकि n एलिमेंट्स है। अब ये देख लो, इस तरीके से जाओगे तो दूसरे वाले का आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। उसमें क्या बोला गया है, बी इंटरसेक्शन सी 5, तो हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज, या तो वो सिर्फ ए में रहे या सी में रहे, क्या दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, क्या दोनों में प्रेजेंट हो सकता है क्या वो? हमें बी इंटरसेक्शन सी 5 चाहिए, एंड बी इंटरसेक्शन सी 5 का मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो 1 प्रेजेंट कर रहा है तो या तो सिर्फ बी में करे या सिर्फ सी में करे, दोनों में प्रेजेंट ना करे एट अ टाइम, या दोनों में प्रेजेंट ना करे। तो इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी 5 आ सकता है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल कितने बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स बी एंड सी के, 3 की पावर n। raised to n. क्लियर? Yes sir. फिर अगले वाले का आंसर बताओ, थर्ड का। अब सोच, अब तुम कर सकते हो, इस तरीके से अप्रोच करो उसको, इस तरीके से रीड करो कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे तो 3 ही पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी 5 है, इसका मतलब वो एलिमेंट एट अ टाइम दोनों में प्रेजेंट ना करे। तो फिर बताओ, इसका आंसर बताओ कहा गया, ये वाला बी यूनियन सी ए। जल्दी से बताओ, बी यूनियन सी ए का आंसर सही है आर्या? सही है कौशल, यश। थ्री की पावर n आंसर है उसका, 3 की पावर n, बी यूनियन सी ए होना चाहिए। तो देख लो, हर एक एलिमेंट के लिए तीन पॉसिबिलिटीज रहेगी, कौन सी? वन टू थ्री, ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो हर एक एलिमेंट के लिए कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज, या तो वो सिर्फ बी में रहे या सिर्फ सी में रहे या दोनों में रहे। दोनों में ना रहे ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमें बी यूनियन सी ए के इक्वल चाहिए, और अगर वो दोनों में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो बी यूनियन सी कभी ए के इक्वल आ ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से ये 3 पॉसिबिलिटीज है हर एक एलिमेंट के लिए, या तो वो सिर्फ बी में, सिर्फ सी में, या दोनों में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है 3 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखोगे उसको कितनी पॉसिबिलिटीज है, और उससे अगर हम तुम बी एंड सी के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने जाओगे तो बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। अब ये रीड करना आ जाएगा ना इस तरीके से, नंबर ऑफ वेज के टर्म्स में। Yes sir. और 2 की पावर n कब आता? 2 की पावर n के लिए चलो वो फिफ्थ में ऐड कर देते, उसको कहाँ गया फिफ्थ। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बी यूनियन सी ए है एंड बी इंटरसेक्शन सी 5 है, तो फिफ्थ वाले का आंसर 2 की पावर n आता है। बी यूनियन सी ए है एंड बी इंटरसेक्शन सी 5 है, तो इसका आंसर 2 की पावर n। लेकिन पहले फोर्थ सॉल्व करो,
वहां पे बोला गया है बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स है? 2। फोर्थ का NC2 तो चलो ठीक है, NC2 इंटू 3 की पावर n-2 बहुत बढ़िया। लेकिन ये यश ने पता नहीं 4 स्क्वायर कहां से ला दिया बीच में। NC2 आएगा, देख लो कैसे। अब बी एंड सी में 2 ही कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। बी एंड सी में 2 ही कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। अब वो कोई भी 2 हो सकते हैं, हमें नहीं पता है कि पर्टिकुलर अगर बोला जाता तो वही 2, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन से 2 है, तो हमें पहले वो 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे NC2 तरीके से, ठीक है। अब वो जो 2 एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब उनके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो हमने 1 सेलेक्ट, NC2 में 1 and 2 ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 and 2 मान लो पॉसिबिलिटी है ना। तो 1 के लिए BN1 से अगर हम BNC फॉर्म करने जाएंगे तो वहां पे एक ही ऑप्शन है, उसको दोनों में प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है। फिर मान लो वो NC2 में एक दूसरा एलिमेंट 2 है, उसको भी दोनों में प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है। तो NC2 तरीके से जो हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं उनकी हेल्प से BNC बनाने जाएंगे तो कितने तरीके से उनको BNC में दे सकते हैं? एक तरीके से, क्योंकि उनको एट अ टाइम दोनों में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तब जाके बी इंटरसेक्शन सी 5 आएगा, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी 2 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी 2 आएगा। लेकिन उसके बाद 2 एलिमेंट्स की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद जो n-2 एलिमेंट्स बचते हैं, n-2 एलिमेंट्स बचते हैं, तो उसमें हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। हर एक एलिमेंट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। मान लो वो एलिमेंट 3 है, तो या तो वो सिर्फ बी में रहे, सिर्फ सी में रहे, या दोनों में ना रहे, एट अ टाइम दोनों में प्रेजेंट। ये केस तो यहाँ पे नहीं आ पाएगी क्योंकि उसको तो हमने ऑलरेडी डील कर लिया। बी इंटरसेक्शन सी 2 होना चाहिए, तो हमने जो 2 एलिमेंट्स थे वो लेके उनको बी एंड सी में बैठा दिया। अब बी इंटरसेक्शन सी हमेशा 2 आएगा। अब ऐसा कोई एलिमेंट इसके बाद नहीं मिलना चाहिए जो एट अ टाइम दोनों में प्रेजेंट रहे। तो बाकी बचे हुए n-2 एलिमेंट्स के लिए 3 पॉसिबिलिटी, या तो वो सिर्फ बी में रहे, सिर्फ सी में रहे, या दोनों में ना रहे। तो 3 की पावर n-2, क्योंकि 3 3 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n-2 टाइम्स। तो इतने वो सेट बनेंगे जिसमें बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2, ठीक है। यस किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अब इसमें। समझ में आ रही है ना ये सारी चीजें, ये सेट से रिलेटेड। एक अलग है थोड़ा तरीका रीड करने का, ऑप्शन के पॉसिबिलिटीज के टर्म्स में हम देख रहे हैं। सर। हाँ सर उसकी 1 पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए वो 1:2 किया है ना। हाँ, वो 2 एलिमेंट जो आएंगे उनके लिए एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, वो दोनों में प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ये तो सारी हम ऑर्डर्ड पेयर की बातें कर रहे हैं। अभी अनऑर्डर्ड पेयर में बताता हूँ क्या होगा। पहले तो ये कर लो, इसमें 5th वाला पार्ट, 5th का आंसर 2 की पावर है, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज? 2। या तो वो सिर्फ बी में रहे या सिर्फ सी में रहे। अब दोनों में ना रहे, ये तो यहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें बी यूनियन सी ए के इक्वल भी चाहिए, एंड बी इंटरसेक्शन सी 5 चाहिए। इसकी वजह से वो एलिमेंट एट अ टाइम दोनों में प्रेजेंट रहे, वो भी नहीं चल पाएगा। इसकी वजह से हर एक एलिमेंट के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स 2 की पावर है। क्लियर? तो ये बी एंड सी के ऑर्डर्ड पेयर से
2 की पावर है। हो गया? सर हाँ बोलो। सर इसका यही मीनिंग होगा कि मतलब जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी बी और सी में। कुछ भी मत बोलो रे, इक्वली क्यों डिवाइड हो जाएंगे? चलो ठीक है, अभी ऑन ऑर्डर का तो डिस्कशन के टाइम पे सेक्शन ए जो मैंने दिया है ना उसमें वो आएगा, क्वेश्चन है तो उसी के थ्रू ऑन ऑर्डर का मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए सॉल्व करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसमें किसी को कोई डाउट? उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आप एक बार होमवर्क रिपीट कर सकते हो क्या? सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सेक्शन ए। ठीक है, बाइनोमियल एचएलपी सॉल्व कर लिए क्या तुम लोगों ने? ठीक है, फिर कर लेते हो उसको डिस्कस एक बार, इन लोगों का वो 24th वाला खत्म हो जाने दो तो उसके बाद। ठीक है, हाँ 24 के बाद है, अभी नहीं खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये सॉल्व करना हर एक क्वेश्चन घर पे फिर से, ठीक है? वो लिखना जो जो हम लिख रहे हैं, वो 1 स्क्वायर क्यों आया, वो NC2 क्यों आया, वो 3 की पावर n, वो लिखना, उसके रीजन लिखना अपने लैंग्वेज में, हिंदी में मराठी में जिसमें भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा लिखो।